Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udaan magazine of PW Only IAS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So let's dive deep into the topic. तो चलिए आज सरकार की व्यवस्था यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं. शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, जैसे स्टेट और गवर्नमेंट. सोर्स में बताया गया है कि स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो एक डेफिनेट टेरिटरी में सॉवरेन लोगों को रिप्रेजेंट करता है. इंटरेस्टिंगली ये टर्म यूपीएससी 2021 के पेपर में भी आया था. बिल्कुल. देखिए, स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. एक तो कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, फिर एक डेफिनेट टेरिटरी, एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट और सबसे जरूरी एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंस. वहीं गवर्नमेंट वो ग्रुप है जो उस टेरिटरी और लोगों पर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, लॉज बनाता और एनफोर्स करता है और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अच्छा. तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच अथॉरिटी का डिवीजन कैसे होगा. ओके, लेट्स अनपैक दिस. तो गवर्नमेंट के मुख्य टाइप्स कौन-कौन से हैं? प्राइमरीली हम 3 टाइप्स देखते हैं. नंबर 1, यूनिटरी सिस्टम. अच्छा. इसमें मतलब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं. रीजनल अथॉरिटीज अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिराइव करती हैं. इसके फीचर्स काफी वेरिड हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, या अनरिटन जैसे ब्रिटेन में. अच्छा. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है जापान की तरह, और नॉन सुप्रीम भी ब्रिटेन की तरह. ये रिजिड या फ्लेक्सिबल, और लेजिस्लेचर बाइकैमरल या यूनिकैमरल कुछ भी हो सकते हैं. और दूसरा टाइप? दूसरा है फेडरल सिस्टम. इसमें पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड होती हैं. दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड ऑटोनॉमी मिलती है. इसके एग्जांपल्स हैं यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी. और तीसरा है कन्फेडरेट सिस्टम. इसमें रीजनल गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा पावर होती है और सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है. इसका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है. एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन और स्विट्जरलैंड का कैंटन सिस्टम. और एक टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बार बार सुनने को मिलता है. यूपीएससी ने 2020 और 2021 में इस पर सवाल भी पूछा था. इसके क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब वो है जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट की गई लिमिटेशंस के अंदर ऑपरेट करती है. कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है. यूपीएससी 2014 के अनुसार ये गवर्नमेंट इंडिविजुअल लिबर्टी के हित में स्टेट की अथॉरिटी पर इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस लगाती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स ऑफ पावर भी है. हाँ, ये सभी गवर्नमेंटल पावर्स का अल्टीमेट सोर्स है और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिटेशंस तय करता है. और इसका एक की एस्पेक्ट ये है कि ये सॉवरेन गवर्नमेंट्स को उनके रूलिंग कैपेसिटी में कंस्ट्रेन करता है, जिससे एक लिमिटेड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनता है. अब गवर्नमेंट के फॉर्म्स पर आते हैं. हमारे सोर्सेज में पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन दिया गया है. इसे एक-एक करके समझते हैं. जरूर. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का फीचर देखते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर लीड करता है और अथॉरिटी पार्लियामेंट से मिलती है. ठीक है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है और वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होता है. और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसमें ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है. प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी शेयर करते हैं. और अंतर लेजिस्लेचर के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है? पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया जा सकता है. प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, उसका एक फिक्स टर्म होता है. और सेमी प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होता है. कैबिनेट कॉम्पोजिशन में क्या फर्क है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट मेंबर्स टिपिकली लेजिस्लेचर से होते हैं. प्रेसिडेंशियल में कैबिनेट मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. जरूरी नहीं कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो. अच्छा. सेमी प्रेसिडेंशियल में कैबिनेट में प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर दोनों के मेंबर्स हो सकते हैं. लेजिस्लेटिव रोल के बारे में बताइए. पार्लियामेंट्री में लेजिस्लेचर का गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में क्रूशियल रोल होता है. प्रेसिडेंशियल में लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट के डिसीजंस पर लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है. और सेमी प्रेसिडेंशियल में लेजिस्लेचर के पास सिग्निफिकेंट पावर होती है, लेकिन वो इसे प्रेसिडेंट के साथ शेयर करती है. स्टेबिलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री अनस्टेबल हो सकता है, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकती है. प्रेसिडेंशियल ज्यादा स्टेबल होता है, फिक्स्ड टर्म्स कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं. और सेमी प्रेसिडेंशियल में स्टेबिलिटी वेरी कर सकती है. ये बैलेंस ऑफ पावर पे डिपेंडेंट है. डिसीजन मेकिंग में क्या अंतर है? पार्लियामेंट्री में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के क्लोज टाइज की वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. प्रेसिडेंशियल में स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है. प्रेसिडेंट को कांग्रेस से ऑपोजिशन फेस करना पड़ सकता है. और सेमी प्रेसिडेंशियल में डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट हो सकती है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. और आखिरी फीचर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी. पार्लियामेंट्री ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. प्रेसिडेंशियल जनरली रिजिड होता है, फिक्स टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होते हैं. सेमी प्रेसिडेंशियल फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों हो सकता है. एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. पार्लियामेंट्री के लिए यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, कनाडा. प्रेसिडेंशियल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, मेक्सिको. और सेमी प्रेसिडेंशियल के लिए फ्रांस और यूक्रेन.
Here's where it gets really interesting. इन सिस्टम्स के फायदे और नुकसान क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स की बात करें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच हार्मनी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट को आंसरेबल हो। ये यूपीएससी 2020 में आया था। हाँ, और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, ऑपोजिशन का ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की तरह काम करना और कोएम में डाइवर्स सेक्शंस को वाइड रिप्रेजेंटेशन। और डीमेरिट्स? मेजॉरिटी खोने पर इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी, कैबिनेट का पावर सेंट्रलाइज करना, ब्लर्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स और मिनिस्टर्स का स्पेशलिस्ट ना होना जिससे इफेक्टिव गवर्नेंस लिमिट होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मेरिट्स क्या हैं? स्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिसीज में डेफिनेटनेस, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर बेस्ड गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स और इलेक्टोरेट से डायरेक्ट मैंडेट जिससे लेजिटिमेसी बढ़ती है। और डीमेरिट्स? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कॉन्फ्लिक्ट, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी का खतरा और नैरो रिप्रेजेंटेशन। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में बताइए। इसके मेरिट्स ये हैं कि ये दोनों सिस्टम्स की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करता है। फ्लेक्सिबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोऑपरेशन को इनकरेज करता है, स्टेबल लीडरशिप, चेक्स एंड बैलेंसेस और डेवलपमेंट के साथ अलाइनमेंट। और डीमेरिट्स? प्रेसिडेंट और पीएम के बीच कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल, पॉलिसी आउटकम्स के लिए अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोट्स ऑफ कॉन्फिडेंस से लेजिस्लेटिव प्रोसेस का डिस्टर्ब होना और अनपॉपुलर पॉलिसीज की अकाउंटेबिलिटी पीएम पर डिफ्लेक्ट करना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर इंडिया? भारत ने कौन सा सिस्टम अपनाया? जैसा कि सोर्स में बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंटर और स्टेट्स दोनों स्तरों पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये पॉइंट यूपीएससी 2017 में टेस्ट हुआ था। इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। आर्टिकल 74 और 75 सेंटर के लिए और आर्टिकल्स 163 और 164 स्टेट्स के लिए इसे डिफाइन करते हैं। भारत ने ये सिस्टम क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण थे? 4 मुख्य कारण थे। पहला, फेमिलियरिटी। फ्रेमर्स ब्रिटिश रूल के समय से पार्लियामेंट्री सिस्टम से परिचित थे। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव की जरूरत पर जोर दिया। तीसरा, ये सिस्टम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में मदद करता है। और चौथा है रिप्रेजेंटेशन। भारत जैसे डाइवर्स समाज में ये सिस्टम छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के माध्यम से वेरियस फैक्शंस और इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करता है। भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम के स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं? इसके 6 प्रमुख फीचर्स हैं। पहला, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है डी जोरे आर्टिकल 74 के तहत, जबकि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है डी फैक्टो आर्टिकल 75 के तहत। दूसरा, मेजॉरिटी पार्टी रूल। लोकसभा में मेजॉरिटी वाली पार्टी सरकार बनाती है, प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करते हैं। और तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्टिकल 75 के तहत, जो उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटा सकती है। इस पर यूपीएससी 2015 में सवाल भी था। चौथा फीचर, डबल मेंबरशिप। मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का हिस्सा होते हैं। पांचवा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जी, प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस पर लोकसभा को उसके टर्म से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। और छठा, सीक्रेसी। मिनिस्टर्स अपने डिसीजंस और प्रोसीडिंग्स में कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखते हैं। इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल में क्या अंतर है? कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। पहला तो हेड ऑफ स्टेट का है। भारत में रिपब्लिकन सिस्टम है जिसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं। ब्रिटेन में मोनार्किकल सिस्टम है जिसमें हेरिडिटरी किंग या क्वीन होते हैं। और दूसरा है सुप्रीमेसी का। भारत कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पर आधारित है, ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पर। इस पर यूपीएससी 2021 में सवाल आया था। पीएम्स मेंबरशिप में भी अंतर है। भारत में पीएम किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। ब्रिटेन में पीएम को लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना चाहिए। और मिनिस्टर्स के बारे में? भारत में नॉन पार्लियामेंट मेंबर्स को 6 महीने के लिए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ब्रिटेन में मिनिस्टर्स आमतौर पर पार्लियामेंट के मेंबर्स ही होते हैं। और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? भारत में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन में है, मिनिस्टर्स को ऑफिशियल एक्ट्स को काउंटर साइन करना होता है। शैडो कैबिनेट का क्या? भारत में शैडो कैबिनेट का इंस्टीट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन में ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करने के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाती है। सोर्सेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस का जिक्र है, विशाखा 1997। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ CWAW के स्टैंडर्ड्स को डोमेस्टिक राइट्स में ट्रांसलेट किया, वर्क प्लेस हरासमेंट को लेकर। अब बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। यूएसए दुनिया का पहला और सबसे पुराना फेडरेशन है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, हालांकि फेडरेशन शब्द का जिक्र नहीं है। अच्छा, नहीं बना, बल्कि ये कनेडियन सिस्टम पर मॉडल्ड है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है? भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है आर्टिकल 1 में। ये एक क्वाजी फेडरल सिस्टम है जो रीजनल ऑटोनॉमी को अकोमोडेट करता है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी बनाए रखता है। क्वाजी फेडरल का क्या मतलब है? ये नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर्स और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नेशनल इंटेग्रिटी और स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत के बीच एक कॉम्प्रोमाइज है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है?
SR दोमाई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना। एक और फेडरल सरप्राइज का उल्लेख है। यूएस के विपरीत भारत में फाइनेंस कमीशन है जो पीरियोडिकली रूल्स बेस्ड टैक्स शेयरिंग को इन्फोर्स करता है, जिससे इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म ज्यादा प्रेडिक्टेबल और रीडिस्ट्रीब्यूटिव बनता है। विभिन्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इंडियन फेडरेशन को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। पॉल एप्पलबी इसे एक्सट्रीमली फेडरल कहते हैं, मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, आइवर जेनिंग्स कहते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं कि इंडिया एक केस सुए जेनरस है, यानी अपने आप में यूनिक है। ग्रैनविल ऑस्टिन इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और केसी वेयर इंडिया को सेमी फेडरल या क्वाजी फेडरल स्टेट मानते हैं। के संथानम सेंट्रल फाइनेंशियल डोमिनेंस के कारण सिस्टम के यूनिटरी बायस की ओर इशारा करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या विचार था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जोर देते हैं कि भारत का फेडरेशन इनडिस्ट्रक्टिबल है और ये राज्यों के बीच अग्रीमेंट से नहीं बना। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण भी दिया गया है, जिसने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये एक वार्निंग थी जिसने इंडिया के इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 को शेप किया। अब हम भारतीय संविधान के फेडरल और यूनिटरी फीचर्स को साइड बाय साइड देखेंगे। मैं एक एक करके फेडरल फीचर्स बताऊंगी। ठीक है, और मैं उसके समानांतर उसका जो यूनिटरी फीचर है वो बताऊंगा। इससे ये ड्यूअल नेचर साफ समझ में आएगा। परफेक्ट। तो पहला फेडरल फीचर है ड्यूअल पॉलिटी, मतलब यूनियन राष्ट्रीय मामलों को देखता है और स्टेट्स स्थानीय मुद्दों को, जैसा आर्टिकल 246 में दिया गया है। और इसके सामने यूनिटरी फीचर है स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनियन लिस्ट में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कॉन्करेंट लिस्ट पर टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है। दूसरा फेडरल फीचर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जिसमें सेंटर स्टेट जुरिस्डिक्शन साफ साफ लिखे हैं। और इसके सामने यूनिटरी फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है, अमेरिका की तरह नहीं जहां हर स्टेट का अपना संविधान हो। तीसरा डिवीजन ऑफ पावर्स। सेंटर और स्टेट्स कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स में सेंटर का कानून ही प्रिवेल करता है, तो पावर बैलेंस सेंटर की तरफ झुका है। और इसके सामने यूनिटरी फीचर नो इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर है, बराबर नहीं। यूपी की सीटें सिक्किम से कहीं ज्यादा हैं। चौथा फेडरल फीचर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसे जुडिशियल रिव्यू के जरिए इन्फोर्स किया जाता है। ये आर्टिकल 13 में है। पर इसके सामने यूनिटरी फीचर है स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। हाँ, मतलब संसद राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है। आर्टिकल 3 के तहत स्टेट्स को तोड़ा जोड़ा जा सकता है। पांचवा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े संशोधनों के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। आर्टिकल 368। जबकि इसके सामने यूनिटरी फीचर है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर प्रोविजंस को संसद अकेले ही सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकती है। तो ये मिक्स है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। छठा फेडरल फीचर बाइकैमरलिज्म, मतलब दो सदन। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा लोगों का। आर्टिकल 79। और इसके सामने एक बहुत मजबूत यूनिटरी फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी के दौरान, जैसा हमने बात की, केंद्र को पूरा कंट्रोल मिल जाता है। आर्टिकल्स 352, 360, 360। पूरा सिस्टम यूनिटरी हो जाता है। और सातवां और आखिरी फेडरल फीचर इस लिस्ट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र स्टेट विवादों को सुलझाता है और संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा करता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इसके अलावा भी कई यूनिटरी फीचर्स हैं। जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश में एक ही नागरिकता। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों की देखरेख करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS। बिल्कुल, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड सर्विसेज हैं। आर्टिकल 312। फिर इंटीग्रेटेड ऑडिट, जहां CAG केंद्र और राज्य दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। गवर्नर्स अपॉइंटमेंट भी तो एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त गवर्नर केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। और पार्लियामेंट्स अथॉरिटी जरूरत पड़ने पर संसद स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 249। और वीटो ओवर स्टेट बिल्स, गवर्नर राज्य के बिल्स को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर सकता है। आर्टिकल 200 के तहत। तो कंट्रोल सेंटर के पास ही रहता है। So what does this all mean? इस यूनिक मिक्स को और बेहतर समझने के लिए अब हम भारतीय संविधान की तुलना दुनिया के 7 देशों से करेंगे। ठीक है, फीचर बाय फीचर चलते हैं। पहला फीचर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का संविधान रिटन और लेंदी है, हाँ, जबकि यूके का अनरिटन है। बाकी सब, मतलब US, कनाडा, फ्रांस, जापान और साउथ अफ्रीका, इन सभी के संविधान रिटन और कोडिफाइड हैं। दूसरा फंडामेंटल राइट्स। इंडिया में पार्ट 3 में डिटेल राइट्स हैं। यूके में एक्सप्लिसिटली नहीं है। US में बिल ऑफ राइट्स है। कनाडा में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है। जापान में आर्टिकल 11 के तहत गारंटीड है। और साउथ अफ्रीका में बिल ऑफ राइट्स है, चैप्टर 2 में। तीसरा फीचर अमेंडमेंट प्रोसेस। इंडिया का प्रोसेस, जैसा हमने देखा, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। हाँ, यूके में कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। US का प्रोसेस बहुत रिजिड है। और कनाडा का फ्लेक्सिबल है। फ्रांस, जापान और साउथ अफ्रीका, इन तीनों का रिजिड है। चौथा सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडिया, US, कनाडा, फ्रांस, जापान और साउथ अफ्रीका, इन सब में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच क्लियर सेपरेशन है। सिर्फ यूके में नहीं है। हाँ, सिर्फ यूके में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है। पांचवा
जुडिशियल रिव्यू, इंडिया में ये पावर है। हाँ, और यूएस, कनाडा, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका, इन सब में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। यूएस के केस में ये पावर मार्बरी वर्स मैडिसन केस से इस्टेब्लिश हुई थी। और फिर से यूके में ये नहीं है। बिल्कुल, यूके में फॉर्मल जुडिशियल रिव्यू नहीं है। छठा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो क्वाजी फेडरल है। यूके में भी पार्लियामेंट्री है, लेकिन वो यूनिटरी है। यूएस और कनाडा में फेडरल सिस्टम है। फ्रांस का सिस्टम इंटरेस्टिंग है। हाँ, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वो यूनिटरी है। जापान में पार्लियामेंट्री यूनिटरी और साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक यूनिटरी है। सातवां फीचर, हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल सेरेमोनियल है। बिल्कुल, यूके के मोनार्क की तरह, जबकि यूएस में प्रेसिडेंट का रोल एग्जीक्यूटिव है। कनाडा में भी मोनार्क का रोल सेरेमोनियल है ना? फ्रांस में प्रेसिडेंट का रोल एग्जीक्यूटिव है, जापान में एम्परर का रोल सेरेमोनियल और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट का रोल एग्जीक्यूटिव है। आठवां पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और कनाडा, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, जबकि यूके और यूएस वहां टू पार्टी सिस्टम डोमिनेंट है। नोवा, इमरजेंसी पावर्स। इंडिया में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। यूके में गवर्नमेंट, यूएस में प्रेसिडेंट, कनाडा में प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस में प्रेसिडेंट, जापान में प्राइम मिनिस्टर और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और 10वां और अंतिम फीचर, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में हिंदी और इंग्लिश है। यूके और यूएस में इंग्लिश है, हालांकि यूएस में फेडरल लेवल पर कोई नहीं है। कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों हैं। और बाकी देशों में फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानीज और साउथ अफ्रीका में इंग्लिश और अफ्रीकांस है। तो आज हमने भारत की शासन प्रणाली की गहराई से पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे विभिन्न विद्वान भारतीय संघवाद को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कैसे इसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स का एक अनूठा संतुलन है और ये दुनिया के दूसरे संविधानों से कैसे अलग है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी एस्पिरेंट्स इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए सोचने का एक बिंदु ये है, क्या भारतीय संविधान की यही फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें इतने सारे विरोधाभासी फीचर एक साथ मौजूद हैं, देश की जरूरतों के हिसाब से ढलने की उसकी सबसे बड़ी ताकत है, या ये उसके फेडरल कैरेक्टर के लिए एक संभावित खतरा भी प्रस्तुत करती है? एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।